अपनी तरफ से ऐसी कोई दरकार नहीं रखी, आनन फानन में इसको प्रयोग की तरह शामिल कर दिया गया, इंड्यूस कर दिया गया। तो मनोज मुकुंद नरवणे यही कह रहे हैं कि जब ये स्कीम लाई गई तो तीनों सेनाओं के लिए ये बड़ा झटका था, यानी कि सेनाएं इसके लिए तैयार नहीं थी। तो क्या ये पूरी तरीके से सरकारी निर्णय था जिसे सेना पर लादा गया, ऐसा मैं मानूं, या फिर कुछ और? गरिमा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज आपने उठाया है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय सेना का सम्मान, गौरव जो है पूरे देश से जुड़ा हुआ, केवल भारत के सैनिकों से ही जुड़ा हुआ नहीं है। जो हमारे पास तीनों रक्षा विशेषज्ञ बैठे हुए हैं वो बहुत सम्माननीय लोग हैं, सबका सम्मान हम सब लोग करते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, विशंबर जी ने बहुत डिटेल में ये बात की, मैं तो इतना ज्यादा जानता नहीं इस पर, कि सरकार ने ये फैसला क्यों किया, क्या इससे फायदा, सरकार को क्या फायदा होगा। पहली बात, अगर सेना में ये सब बातें नहीं थी, सेना के लोग इसमें शामिल नहीं थे, जिससे मैं कोई नाइतफाकी नहीं कर रहा जो विशंबर साहब ने कहा है, लेकिन फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या वजह रही। दूसरी बात, क्या हम अग्निवीर योजना को सेना के में जो डायरेक्ट जो एंट्री हो रही थी उससे जोड़कर देख रहे हैं। तीसरी बात, जो आज आपने जहां पर सवाल उठाया है, जो जवान आज धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से अलग हैं, वो अग्निवीर से अलग है। वो मेन जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था, जिनके ज्वाइनिंग लेटर इसलिए नहीं आए क्योंकि अग्निपथ योजना इंट्रोड्यूस्ड हो गई, वो लोग हैं, वजह से उनको मौका नहीं मिल पाया। तो वो उनका तो अलग मुद्दा है, वो अलग इशू है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए सरकार को, वो देखना चाहिए। लेकिन जो बार बार अग्निवीर को लेकर मैं तो बहुत समय से इस पर चर्चा भी करता रहा हूं, बहुत सारी चर्चाओं में शामिल हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि अग्निवीर योजना का पर्पस क्या है। जो पहले बात कही गई, सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, कारगिल के वक्त में बहुत सारा रहा उसमें, लेकिन क्या इससे एक यंग सेना मिल रही है। दूसरी बात, जो हमारी मेन जो एंट्रेंस का जो सिस्टम था अभी तक का, उसमें क्या परेशानी है, पहले सरकार को इस बात पर भी जवाब देना चाहिए कि उसमें क्या परेशानी थी, अग्निवीर बनाने की क्या जरूरत है। और अग्निवीर यदि आप कर रहे हैं 4 साल के लिए, तो उसमें 25 जो जनरल कुलकर्णी ने बात कही वो भी ठीक बात है कि हम किसी भी चीज के लिए रेजिस्टेंस करने की आदत में हमें हम उसके लिए इतना पेशेंस नहीं रखते कि उसका नतीजा क्या आएगा नहीं आएगा। लेकिन ये ज्यादा गंभीर बात है कि अगर हमारे सेना के तीनों चीफ या सेना में जो भी लोग कमांड कर रहे हैं उन्होंने इसका सुझाव नहीं दिया, तो भारत सरकार को इसकी जरूरत क्या पड़ी। कोई उनको वोट बैंक तो बनाना नहीं था, ये वोट बैंक के लिए तो नहीं है ना कि अग्निवीर में जो लोग आगे, बल्कि जब 4 में से 3 लोग नाराज होंगे तो वो तो वोट बैंक के खिलाफ ही होगा। तो इन सब बातों को भी इस पर देखना चाहिए कि किस तरह से किया गया। और मैं इसमें में ज्यादा सहमत हूं कि इस योजना को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया जाना चाहिए था। पायलट प्रोजेक्ट में अगर ये ठीक से निकल कर आती, हर चीज को हम पायलट प्रोजेक्ट पर देखते हैं। सरकार की जो जनधन की योजनाएं भी होती है ना, कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उनको भी हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू करते हैं। 5 जिलों में शुरू किया गया, 25 जिलों में शुरू किया गया, तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया जाए। लेकिन मैं अब भी इस बात पर नहीं समझ में आ रहा कि अगर सेना इससे सहमत नहीं थी तो सरकार को इसे शुरू करने की क्या बड़ी जरूरत पड़ी, क्या वो वोट बैंक की तरफ से। और इस सवाल पर विजय जी, इस सवाल पर ठीक है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह कहा भी गया कि सेनाओं को जानकारी इसकी नहीं थी, और मैं ये मनोज मुकुंद नरवणे के हवाले से बयान दिखा रही हूं दर्शकों को। सेनाओं को जानकारी नहीं थी, सरकार ने अपनी तरफ से इसको लागू कर दिया। लेकिन ये वाला जो सवाल आता है कि भाई वो जो 3 आउट ऑफ 4 हैं जिन्हें पता है कि 4 साल बाद वापस जाना है, उनकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन। दूसरा, क्या हम अपने एंट्रेंस प्रोसेस पर, ट्रेनिंग प्रोसेस की इनएफिशिएंसी पर भी खुद ही सवाल उठा रहे हैं? मुझे लगता है कि ये अग्निवीर योजना ही एक असिस्टेंस टू आर्मी योजना जैसा है। जो 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, इसको डायरेक्ट जो आप कहें कमीशन किया जा रहा है या बॉर्डर पर भेजा जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। उसमें से 4 लोगों को शुरू किया गया और सरकार ने जो तर्क दिया था, मेरी उस समय भी बात हुई थी, उनका कहना था कि भाई जो 3 लोग हैं उनको भी जो वेतन दिया जा रहा है, जो पेंशन दी जा रही है, वो सब उस एज के, उस उम्र के, उस योग्यता वाले लोगों के लिए काफी है, कम नहीं है। और ये पहले से आपको बताया जा रहा है। और एक कंपटीशन के थ्रू यदि 25% आते हैं तो वो फायदा हो सकता है। लेकिन एक बेसिक सवाल ही मुझे ये लग रहा है कि सरकार ने क्या इस बात का जवाब दिया या सेना को कि ये योजना हम क्यों शुरू कर रहे हैं, क्यों लेकर आए। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ठीक है सर, क्या फर्क है मेन एंट्रेंस में और इसमें कि इसकी जरूरत आपको आन पड़ी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। और क्या, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन आर्मी चीफ आज किताब लिखे, फॉर्मर आर्मी चीफ, और उसमें जिक्र करें क्या उन्होंने कोई डिसेंट नोट दिया है,
इस पर, क्योंकि ये आदेश नहीं है सरकार का कि भाई बॉर्डर पर जाना है कि नहीं जाना है। सरकारें जो है उनके साथ काम करती हैं, उनके साथ सिंक में काम करती हैं। आर्मी चीफ से रिटायर होकर या किसी भी पद से रिटायर होने के बाद आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या उस समय एक फौजी के लिए मैं समझता हूं कि उसको सरकार के सामने भी ये बात रखनी चाहिए थी कि ऐसा नहीं है। क्या ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ विजय जी, बड़े पूरा देश में बवाल हुआ इसको लेकर, रेलगाड़ियां फूंक दी गई, ये सारी चीजें तो हुई, स्टैंडिंग कमेटी भी बनी उस पर। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, वही दो सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ। आनन फानन में इसको लाने की जरूरत क्या थी? और उसके बाद एक और सवाल बनता है कि जो ट्रेंड लोग आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से जो ट्रेंड लोग सोसाइटी में वापस आएंगे, जिनकी जीवन शैली अलग, जिनका डिसिप्लिन अलग, जिनका कमिटमेंट अलग, जिनका डिवोशन अलग, हम मानते हैं ना हमारे बीच के जो आर्मी या एयरफोर्स के या नेवी के लोग होते हैं, अभी मेरे साथ दो प्राउड फौजी बैठे भी हैं, उन्हें हम सिविलियन की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकते।